गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। आज के इस क्लास में जीएलसी चूरू के यूट्यूब चैनल पर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे विधि प्रथम वर्ष के अपकृत्य विधि विषय पर। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और वो बातें थी, अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात हमने की थी या कुछ डॉक्ट्राइन्स की बात हमने की थी। और किसी भी सिद्धांत को डेवलप करने में उसके सिद्धांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जब तक हम किसी सब्जेक्ट के डॉक्ट्राइन्स या उससे संबंधित सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक उससे संबंधित डेवलपमेंट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और डेवलपमेंट ठीक से समझ में नहीं आया तो उस विषय की जो प्रॉपर जानकारी है वो हमें होना संभव नहीं है। तो इस कक्षा में हम कुछ डॉक्ट्राइन्स या सिद्धांतों की एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो देखो, महत्वपूर्ण सिद्धांतों में आज हम देंगे पहला सिद्धांत अवबोधन का सिद्धांत या पशु प्रवृत्ति का नियम। देखो, ये नियम किन लोगों से संबंधित होता है? ये नियम उन लोगों से संबंधित होता है जो लोग, जैसे इसका दूसरा नाम देखिए, पशु प्रवृत्ति का नियम। इसका मतलब ये है कि ये नियम उन प्रतिवादियों के विरुद्ध लागू होता है जिन्हें उन प्रतिवादियों द्वारा पाले गए खतरनाक पशुओं से वादी को नुकसानी होती है। ये डॉक्ट्राइन प्रतिवादी के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी डालती है या ऐसे प्रतिवादी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डालती है जो खतरनाक पशुओं का पालन करता है या अपनी भूमि पर या अपने पास रखता है और वो उसके नियंत्रण से बाहर निकलकर वादी आदि को नुकसानी पहुंचाता है। तो यहाँ देखिए, इस डॉक्ट्राइन में पहली बात क्या है, ये सिद्धांत पशुओं की खतरनाक प्रवृत्ति को जानने पर बल देता है। देखो, एक बात और बता दूं कि जैसे कई बार क्या होता है कि जानवर खतरनाक नहीं होता है फिर भी उससे किसी को नुकसान हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो और दूसरी बात, उस खतरनाक प्रवृत्ति या प्रकृति का प्रतिवादी द्वारा जाना जरूरी है। तो देखो, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो लोग अपने कब्जे में खतरनाक पशुओं को रखते हैं तो वे लोग पशुओं की खतरनाक प्रवृत्ति को जानते हैं, या अगर जानते भी नहीं हैं तो उन पशुओं की खतरनाक प्रवृत्ति को उन्हें जानना चाहिए। फिर चाहे उन खतरनाक पशुओं को उनके नियंत्रण से बाहर निकलने की उपेक्षा की है या नहीं की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक बार फिर देखेंगे इसको। यदि कोई व्यक्ति खतरनाक प्रकृति के पशु को रखता है तथा वह उस खतरनाक पशु की डेंजरनेस को जानता है और नहीं जानता है तो उसे यदि जानना चाहिए, और ऐसा पशु या प्राणी उसके कब्जे से या नियंत्रण से बाहर निकलकर वादी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, भले ही उसको नियंत्रण से बाहर निकलने में प्रतिवादी ने किसी उपेक्षा को नहीं बरताया, इसके बावजूद भी वह नुकसानी के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ देखो, इसका नाम जो है पशु प्रवृत्ति का नियम, ये इसीलिए किया गया है कि जो लोग खतरनाक पशुओं को रखते हैं उन्हें अपने पशुओं की खतरनाक प्रवृत्ति को जानना चाहिए और उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण के अधीन रखना चाहिए। अगर उनकी बिना उपेक्षा के भी ऐसे खतरनाक पशु उनके कब्जे से बाहर निकल जाते हैं तो भी प्रतिवादी लायबल होंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वो है वक्रोक्ति, व्यंग्य, गर्भोक्ति या एनुंडो। ये सारे शब्द इसी के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले सिंपल भाषा में इसकी प्रकृति को समझेंगे। पहली बात तो इस सिद्धांत का संबंध है मानहानि से। और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो एक तो होता है उसका सामान्य या व्यंजनात्मक अर्थ और दूसरा होता है उसका व्यंग्यात्मक अर्थ। तो कई दफा हम जो बोलते हैं किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में, जब हम कोई टिप्पणी करते हैं तो उस टिप्पणी के दोहरे अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ सामान्य शाब्दिक अर्थ निकलता है, व्यंजनात्मक, जिसको सामान्य अर्थ बोलते हैं, और दूसरा होता है व्यंग्यात्मक जो उसका निहितार्थ है।
या अपने द्वारा जो बोला गया है उसका कोर सब्जेक्ट है, उसका केंद्र बिंदु है। तो ये सिद्धांत मानहानि से संबंधित है और विशेषतः उन स्थानों पर लागू होता है जहां हम किसी के चरित्र चित्रण पर टिप्पणी करते हैं और उसका व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है, तो वहां ये सिद्धांत लागू होगा और इस प्रकार बोले गए शब्दों से होने वाली वादी की मानहानि के लिए ऐसे प्रतिवादी को दायी ठहराया जाएगा। तो यहाँ देखो, जहां सामान्य या व्यंजनात्मक से अलग व्यंग्यात्मक अर्थ निकले तथा वह मान हानिकारक हो तो प्रतिवादी मानहानि से होने वाली नुकसानी के लिए उत्तरदायी होगा। दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। देखो, व्यंजनात्मक से भिन्न व्यंग्यात्मक अर्थ निकले, और केवल व्यंग्यात्मक अर्थ निकलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस व्यंग्यात्मक अर्थ के साथ साथ वादी को किसी प्रकार की मानहानि भी होनी चाहिए। तो वक्रोक्ति, व्यंग्य या गर्भोक्ति, ये सब एक ही सिद्धांत के लिए यूज किए जाने वाले शब्द हैं। तीसरा जो सिद्धांत आज की कक्षा में हमने जो लिया है वो है परिस्थितियां स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोक्यूटर, या इसको यूं भी लिखा हो सकता है घटना स्वयं प्रमाण है, या इसको यूं लिखा हो वस्तु स्वयं बोलती है। देखो, ये सिद्धांत है असावधानी से संबंधित, और जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अपकृत्य विधि में जो नुकसानी होती है उस नुकसानी को प्रतिवादी के विरुद्ध साबित करने का जो भार है वो वादी के ऊपर होता है, लेकिन ये वादी को साबित करने के भार से मुक्त करने वाला सिद्धांत है। लेकिन कहाँ है? तो पहली बात तो ये देखेंगे कि इस सिद्धांत का संबंध किससे है? असावधानी से है, नेग्लिजेंस से है। जहां हम लापरवाही करते हैं, किसी प्रकार की असावधानी को बरतते हैं, और असावधानी ऐसे मामले में बरतते हैं जो अपने आप में स्वयं प्रमाण है। घटना स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोक्यूटर, या परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, या घटना स्वयं प्रमाण है। इसका मतलब यह है कि जहां परिस्थितियां अपने आप में सबूत हैं, जैसे अपन कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो हमसे ऐसी लापरवाही है जो पहले से ही जगजाहिर है और उस लापरवाही से किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए प्रतिवादी हर हाल में दायी है, और ऐसे मामले में वादी को उस असावधानी या लापरवाही को साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या साबित करने का भार जो है वो वादी पर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे अपने घर की दीवार रास्ते पर है और रास्ते में गिरने वाली है, और लंबे टाइम से वो दीवार गिरने की हैसियत में है, और राहगीर के ऊपर वो छत गिर जाती है और उसको किसी प्रकार की नुकसानी होती है, तो उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, क्योंकि वो दीवार लंबे समय से इस बात का अपने आप में सबूत है कि वो गिरने वाले थे, और ये अपने से असावधानी हुई है, और इस अपने से हुई असावधानी को साबित करने के लिए हम वादी को बाध्य नहीं कर सकते। ये है घटना स्वयं बोलती है, जिसका संबंध असावधानी से है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिद्धांत अपन लेंगे, सिद्धांत मान सकते हो या एक लीगल टर्म मान सकते हो इसको आप, संयुक्त अपकृत्य कर्ता कौन है। तो देखो, संयुक्त अपकृत्य कर्ता कौन है, इसके जवाब में आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहली बात तो जब अपकृत्य का कार्य दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं। दूसरा ये कि वो कार्य सामान्य उद्देश्य से, अगर कार्य मिलकर करते हैं लेकिन उनका इंटेंशन या उद्देश्य अलग अलग है तो हम उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं कहेंगे। तो देखो, ऐसा अपकृत्यात्मक कार्य जो दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो ऐसे लोगों को संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाता है। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, दो या अधिक व्यक्तियों का होना और उनके दिमाग में कॉमन इंटेंशन का पाया जाना। एक शब्द जैसे कई बार एग्जामिनेशन में डिस्कस किया गया है, सहपरिवर्तन या कन्वर्जन। तो देखो, सहपरिवर्तन या कन्वर्जन जो है, इसका संबंध, या ये यूं कह सकते हैं कि ये एक अपकृत्य है जो चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध होती है। यहां देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध कन्वर्जन या
परिवर्तन का अर्थ जो है वो क्या है? देखो, जब किसी संपत्ति के वास्तविक स्वामी के हित के विरुद्ध बिना किसी विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो इसे कन्वर्जन कहा जाएगा, संपरिवर्तन कहा जाएगा। इसके एलिमेंट्स देखो, पहली बात तो आएगा चल संपत्ति के वास्तविक स्वामी के हित के विरुद्ध। देखो, पहली बात तो संपरिवर्तन ऐसा आप करते हैं जो चल संपत्ति के विरुद्ध किया जाता है। दूसरा, उस संपत्ति के वास्तविक स्वामी के हित के विरुद्ध हो। यदि वास्तविक स्वामी के हित के अनुकूल ऐसा कार्य किया गया है तो उसे अपकृत्य नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात, बिना विधिक औचित्य के। कहने का मतलब, अगर विधिक औचित्य से किसी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो विधिक औचित्य के अधीन करते हैं तो वो अपकृत्य नहीं होगा। तो तीन बातें हैं, चल संपत्ति के विरुद्ध हो, वास्तविक स्वामी के हित के विरुद्ध हो और बिना विधिक औचित्य के हो। यदि ऐसा हस्तक्षेप हम किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ करते हैं तो वो संपरिवर्तन या कन्वर्जन का अपकृत्य कहलाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।